नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैसी उम्मीद थी कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रचार का स्तर भी नीचे होता चला जाएगा। जो भाषा है, जो शैली है, ये और ज्यादा जहरीली होगी, और ज्यादा विषैली होगी। हिंदू और मुस्लिम पर जो पूरा का पूरा चुनाव लाकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मैदान में आए थे और जैसा उन्होंने शुरुआत की थी, अब उस जो शैली थी, जो भाषा थी, उसे बढ़ाने का जिम्मा नीचे जो और उनके आगे बैठे नेता हैं, जो नीचे स्तर के नेता हैं, जो पीछे चलते हैं, अब उन्होंने भी उसकी शुरुआत तेज कर दी है। 3 चरणों का अभी चुनाव बचा है। 163 सीटों पर वोटिंग और होना है। 380 सीटों, जिसमें एक वो सीट सूरत की शामिल है जहां कोई प्रत्याशी नहीं होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को विजयी घोषित किया जा चुका है। तो 379 प्रत्याशियों के भविष्य, राजनीतिक दलों के भविष्य ईवीएम में कैद हैं। टेक्निकली 380, और अब बची 163 सीटों के लिए 3 जो और चरण बचे हैं, उसके लिए किला लड़ाया जा रहा है। और जो वोट का ट्रेंड है, जो जमीनी हकीकत है, हालात है, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। अब हुआ तो ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल गोदी मीडिया को एक इंटरव्यू जब दिया था, तो उन्होंने एक बड़ी ऐसी बात कही थी जो किसी के गले नहीं उतर पाई। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू और मुस्लिम तो करता ही नहीं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। इस तरीके का संकेत उनका था। और उसके पहले वो क्या कुछ करते चले आ रहे हैं वो रिकॉर्डेड है। फिर उन्होंने खुलेआम जो आरोप उन पे विपक्ष लगाता है कि सिर्फ झूठ, जुमलेबाजी, इससे आगे कहीं कुछ जा नहीं पा रहे हैं, और इस बार तो सारी हदें पार कर दी गई हैं, यह निकलकर बार बार सामने आया है। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस में कभी होते थे और अब जब से बीजेपी में आए, तो वो जो वहां की जो भाषा है, जो शैली है, उसी के बल पर वो आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। जब दिल्ली में थे, तो दिल्ली में उन्होंने जो वहां प्रचार करते हुए जो कुछ कहा, पहले हम उसे सुनाते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप सुनिए, फिर हम जो हमारे आज के चर्चा में हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। पहले हम वो सारा का सारा सुनाते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुनिए आप, कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने आखिर कहा क्या है। को कोई पूछे कि आप डबल सेंचुरी क्यों करते हैं, ट्रिपल सेंचुरी क्यों करते हैं, वो जवाब का सवाल का तो कोई जवाब नहीं होते हैं। फिर भी जब कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा, भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था, हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा, और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। आज 7 दिन से आप अगर अखबार और मीडिया देखे तो आपको देखने से अच्छा भी लगेगा और थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा। जब कांग्रेस का शासन था, हम लोग को यह बताया गया था कि एक प्रकार से कश्मीर भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। हमारा संसद में कभी इसका चर्चा नहीं होते थे कि जो कश्मीर पाकिस्तान का साथ है वो ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक्चुअली वो हमारा है। अभी 7 दिन से कश्मीर से पिक्चर आ रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है, और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। तो मैं इसलिए कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि हमें 400 सीट क्यों चाहिए। अगर हम बोलते जाओ
तो आपको आईसीयू एडमिट होना पड़ेगा, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा थे, जो क्या कुछ कह रहे हैं शायद उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या भाषा वो बोल रहे हैं, किस उसमें वो पेश आ रहे हैं। हमारे साथ सुधी पैनल हमारा जुड़ चुका है। सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब हैं, प्रदीप चौहान साहब हैं, धनंजय कुमार जी हैं और राशिद जहीर साहब हमारे जो उत्तर प्रदेश के सहयोगी साथी हैं, और साथ साथ बिलाल सब्जवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। मुझे तो वो याद आता है जब अयोध्या वाला जो खासकर बाबरी विध्वंस के बाद जो नारा लगा था कि अयोध्या तो बस एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और अभी एक चीज और निकल कर सामने आती है। एक हमारे बहुत ही ऐसे साथी हैं, बहुत बरसों से जो भारतीय जनता पार्टी को देखते चले आए हैं, उन्होंने एक बड़ी खास खबर आज दी है और उन्होंने कहा है, आप सभी जो भी लोग हैं गौर कीजिएगा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बचा हुआ पूरा प्रचार है, एक भी बार वो जिस तरीके से मुसलमान या हिंदू कर रहे थे वैसा वो प्रस्तुत नहीं होंगे, वैसा वो पेश नहीं आएंगे। उन्होंने ऐसा कहा, आप ध्यान रखिएगा। हमने कहा है बिल्कुल हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे। और शायद जो वो कह रहे हैं, यदि वो नीति कुछ बन गई है या कुछ ऐसी ताकीद हुई है कहीं से, तो हम कह सकते हैं कि अब ये जिम्मा नीचे के लोगों ने संभाल लिया और उसकी एक झलक हेमंत बिस्वा शर्मा के तौर पर देखने को मिली है। और वैसे भी याद करिए कि जब प्रधानमंत्री जी ने वो जो दोनों अडानी और अंबानी का नाम लिया था, उसके अगले दिन वो प्रकट नहीं हुए थे, प्रचार में क्यों नहीं निकले थे, उसको लेकर भी बहुत सारी खोजबीन हुई थी कि आखिर क्या कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा जो हालात है जो दिख रहे हैं, उसमें कहीं कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर, ऐसा लग रहा है। अगर वो जो पत्रकार साथी कह रहे हैं, पत्रकार मित्र कह रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई सच्चाई होगी तो वो देखने में आएगी, सामने आएगी। लेकिन आज की जो हमारी चर्चा है सब इसी पर है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली में इसी पे नहीं रुके थे। उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने ये जो कहा है कि 400 पार हमें क्यों चाहिए, जो प्लान 2 जो है वो बता रहे हैं कि कैसे मस्जिदें गिराना है, कैसे वो जो मुगल दौर की जो भी ऐसी झलकें हैं उसे खत्म करना है। यानी कि अब देश में क्या कुछ संभावना है वो बता रहे हैं। 400 पार आए तो क्या कुछ होना है कि वो मथुरा में वो एक भव्य मंदिर होगा और आगे और भी जो उनकी इसको लेकर कहीं कोई प्लानिंग है तो वो है। और साथ साथ उन्होंने एक और बात कही कि हम 400 पार नहीं आ पाए, वो संकेतों में है कि यदि हम नहीं आए तो फिर आपका जो राम मंदिर है अयोध्या में उसमें क्या कुछ होने वाला है। ताले की बात पहले ही की जा चुकी है, ताला लग सकता है। फिर उन्होंने ये कहा है कि वो सोनिया गांधी उस मंदिर को धुलवाएंगी, और वो क्या है, उन्होंने उनकी जाति का उल्लेख किया है कल, वो भी दिखा है, वो है हमारे पास रिकॉर्ड में, वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। और यदि वो धोएंगी तो आग लग जाएगी देश में, ये भी कुछ कहा है। तो ओवरऑल पूरी दोनों तरह की झलक दे रहे हैं, दिखला रहे हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, राशिद भाई आपसे शुरुआत करूंगा एक छोटी टिप्पणी से, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। चूंकि मामला उत्तर प्रदेश का है, कहा जा रहा है, कैसे लीजिएगा, कैसे देखिएगा पूरे के पूरे मामले मसले को, क्योंकि उत्तर प्रदेश राह है देश की सत्ता की। कहा यह जा रहा है कि हम मैक्सिमम जीत रहे हैं और उसके बाद ये सब कुछ। क्या आपकी टिप्पणी, फिर मैं अगले वक्ताओं के पास जाने की शुरुआत करूंगा। राशिद भाई। संजीव भाई, बिस्वा जी की बात मुझे बताने के लिए बताया गया था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की आप बात पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या सिनेरियो है, तो उसके बारे में तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो बता देंगे आपको। चौथा चरण हो चुका है लगभग, उसमें कल के चरण में भी, परसों के चरण में भी 4 से 6 सीटें, 4 सीटें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा एज लेके इंडिया गठबंधन को है, और 2 सीटें और, 6 सीटें लगभग। इन 13-14 सीटों में से 6 सीटें मेरे ख्याल से गठबंधन की तरफ जा रही हैं। बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और लड़ क्या रहा है कि वो तो उनको पंगु बना दिया था, ना तो उनके पास कोई बोर्ड है, ना कोई बैनर है, ना कोई ऐसा मसला। लेकिन एक्चुअली एक साहब कह रहे थे कि जनता चुनाव लड़ रही है। किसी हद तक ये बात सही है, जनता ही चुनाव लड़ रही है। और यहाँ जो दलित मतदाता है उसके दिल में जो ये बात घर कर गई है कि संविधान खत्म ही कर देंगे, तो चाहने न चाहने के बावजूद भी वो अखिलेश यादव पे या इंडिया गठबंधन पे आ रहा है। उसी को रोकने के लिए मायावती को थोड़ा सा आगे कर दिया गया है, लेकिन अब देर हो चुकी है। अब तो वह 4 चरण हो गए, 5वां आने वाला है। तो इसमें जो है कई से जो 100% जीतना की इनके ऊपर दरकार थी, कोशिश थी, तो वो तो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर भी 4-6 सीटों का इस वाले चरण में भी नुकसान है, 13 सीटों में से। और अब ये 5वां चरण आ रहा है, उसमें भी संभावनाएं जताई जा रही हैं।
ये वाला चरण जबकि चौथा और पांचवा इनके पक्ष का होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के हालात तो ये है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में जो ये विध्वंस वाली बात है, इस पे भी छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। विध्वंस विश्वास वाली बात जो है कह रहे ये हैं जी आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो एक आदमी है ऐसा कि उसके बारे में मैं क्या कहूं। अभी आपने बयान सुना, मैंने पहली बार उसका ये बयान सुना, मैंने पढ़ा था एनडीटीवी पे। उसने कहा कि हमें स्कूल में ये बताया जाता था कि दूसरा कश्मीर कोई है ही नहीं। ये आदमी राजनीति विज्ञान से पीएचडी है, डॉक्टर है। वो जो कॉलेज है कॉटन कॉलेज, जहां से इसका ये निकला हुआ है, वहां से 6 या 7 मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी और आर्ट्स में भी आदमी डॉक्टरेट है। अब ये बताइए कि जाहिल नहीं कहा जाएगा इस शख्स को, जो आदमी अभी 1 घंटे पहले बयान ये दे रहा है कि देश के मुसलमानों को तय करना चाहिए कि वो मुल्ला बनेंगे या डॉक्टर। अब मुल्ला से अगर ये पूछे, इसने पहले ये भी कहा था, इसका तो तलफ्फुज भी अच्छा नहीं है। मैं इसके बारे में जी नहीं लगा सकता, मैं माफी चाहूंगा, मुझे इसी जी तरह से ठीक बोलने है। की आदत है। जी जी। तो बात यह है कि इस आदमी को इतनी तमीज नहीं है। ये बोल रहा मुल्ला, मुल्ला में इल्म है। पहले बोलता मदरसे लुप्त हो जाने चाहिए। मुदर्रिस कहते हैं पढ़ाने वाले को, मदरसा कहते हैं विश्वविद्यालय को। अब उसे संस्कृत में बोलो या अरबी में बोलो, उर्दू में बोलो या अंग्रेजी में बोलो, विश्वविद्यालय कोई घाट थोड़ी बन जाएगा। कह रहा कि खत्म हो जाना चाहिए मदरसे। अगर मदरसे खत्म हो जाते तो कॉटन कॉलेज भी खत्म हो जाएगा जहां से तू पढ़कर आया है। अब बोल रहा है 1 घंटे पहले कि मुल्ला बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। अरे मुल्ला का मतलब है आलिम, जाहिल। ये इतना बेवकूफ आदमी है कि मुझे 15 मिनट पहले मैं इसका बयान सुना, जब आपकी बात आई तो मुझे उलझन इतनी पैदा हुई कि इस आदमी को ये तमीज नहीं है। और ये इसको पीएचडी किसने बना दिया? ये उस तमाम कॉलेज पर जो स्कूल से पढ़कर आया है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान का भी कोई वो कश्मीर, हमें बताया नहीं गया। तो फिर राजनीतिक विज्ञान में तूने जो है पीएचडी कैसे कर ली भाई? तो इसके बारे में तो मैं, देखो संजय साहब, माफी चाहूंगा, प्लीज माइंड मत करना। इसके जी बारे जी। में डिस्कस करना वक्त की खराबी है, वक्त की खराबी है। ये योगी आदित्यनाथ बनना चाहता है। योगी आदित्यनाथ के पैरों की धूल नहीं है शख्स, क्योंकि वो आदमी भले राजनीति किसी और तरह से करता हो, लेकिन ईमानदार व्यक्ति, कम से कम सभ्यता की तो बात करता है वो आदमी। इस आदमी को तो बोलने की तमीज ही नहीं है। मेरे शब्द इसके बारे में बड़े कठोर निकल गए आज, लेकिन मैंने 15 मिनट पहले इसका बयान सुना और बोल रहा है कि मुल्ला बनेगा या डॉक्टर। अरे मुल्ला का मत, डॉक्टर भी मुल्ला ही होता है भाई। यहाँ बैठे हुए सारे मुल्ला हैं। अगर इल्म है, इल्म किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं? किसी चीज को जानना, जी इसको इल्म कहते हैं। जो जानकार आदमी है वो आलिम है। तो अगर तू कह रहा है कि मुल्ला बने, अरे तो डॉक्टर भी तो मुल्ला होता है भाई, डॉक्टर भी तो जानकार होता है अपनी किसी पर्सनल स्पेशलिटी में। तो इसको तमीज ही नहीं है बोलने की। ये बेसिकली योगी आदित्यनाथ बनना चाहता है। उसके कद के बराबर ये कभी नहीं पहुंचेगा। इसके बारे में बात करना, संजीव सर माफी चाहूंगा, आज मेरी लैंग्वेज ठीक नहीं है, वक्त की बर्बादी लगती है मुझे। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वक्त की बर्बादी लगती है, लेकिन देश में जिस तरीके का एक दृश्य पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से एक देश को इस ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा किया जा रहा है जहां आगे क्या कुछ होगा उसकी कल्पना करके मन सिहरता है। तो लगता है कि ऐसे विषयों पर चर्चा हो। अरुण सर, मैं आपके पास आता हूं। कब मैंने तो नहीं सुना वो जो कह रहे थे, मैंने कल रात में उन्हें सुना कि वो कह रहे थे कि सोनिया गांधी मंदिर को धुलवाएंगी तो आग लग जाएगी देश में। हमें नहीं पता, हमको याद ही नहीं आता कि कब उन्होंने उस राम मंदिर को धुलवाने की बात की या और शुद्धिकरण की बात उनके द्वारा की गई है। क्या है, कैसे देखिएगा? बिल्कुल मैं राशिद भाई से सहमति जताऊंगा कि ऐसे लोगों पर नहीं चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इनके चेहरे उजागर हों, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसका जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पहलू, उस पर कोई बात ही नहीं करता है। तो हम वैकल्पिक मीडिया होने के नाते, और हमें जनता कहीं ना कहीं सुनती है, पूछती है, देखती है, उसकी टिप्पणियां भी हमें मिलती हैं, उसके सुझाव भी प्राप्त होते हैं। कैसे देखिएगा, क्या कहिएगा आप अरुण सर? संजीव जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये व्यक्ति कांग्रेस में पैदा हुआ, कांग्रेस में बड़ा हुआ, अब अचानक ये अपने आप को बदल रहा है। तो पिछले 9 साल में इसकी जो कोशिश रही है वो ये रही है कि खुद का डीएनए बदल दे। आपकी जानकारी के लिए, ये गोगोई सरकार में, कांग्रेस में 2015 तक मंत्री थे, 2014 तक। उसके बाद जुलाई 15 में बीजेपी ने एक बुकलेट निकाली थी। उसमें हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रभारी थे, इन पर यह आरोप लगा था कि
अमेरिकन कंपनी लुइस बर्जर जिसको, उसने $10 लाख की घूस गोवा और असम में दी थी। और ये आरोप मोदी जी की मौजूदगी में हुई उस बैठक में लगा था जो जुलाई 15 में हुई थी। अगस्त 15 में मोदी लॉन्ड्री में धुला ये आदमी और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गया। तब से इसकी जबान जो है, पहले मैंने कई बार भाषण सुने हैं, पहले इसने राहुल गांधी को निशाना बनाया, कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, इससे बात नहीं की। मतलब अगर समझा जाए तो ये कह रहा था कि कुत्ते को तरजीह मुझे नहीं दी। ये बात इसी के बयान मैंने सुने। और ये शब्द चूंकि सम्माननीय तो यह है नहीं, 55 साल की उम्र में जब वो आदमी एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश में खड़ा होकर जब बात करता है तो कहता है वो मियां मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले दिन से अब सवाल हेमंता बिस्वा शर्मा के बोलने का नहीं है, सवाल यह है कि उन्हें बुलवा कौन रहा है, वो किसके लिए बोल रहे हैं, क्या बात हो रही है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं 2 राज्यों के बीच, कुछ पिछले 1-2 साल पहले की बात है, पुलिस में गोली चली थी, बड़ा तनाव हुआ था। असम और मिजोरम के बीच की बात थी शायद, मेघालय की मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। महीनों तनाव चला था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि केंद्र में मोदी जी थे और राज्य में ये थे। एक और बड़ी बात हुई है, इनकी इसी क्वालिटी, इनकी बदजुबानी की वजह से इनको प्रमोट किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जो पुराना भाजपाई था, जिसने असम में भाजपा को पूर्वोत्तर में खड़ा करने में मदद की, उसको हटा के नरेंद्र मोदी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद से लगातार जो चीजें चली हैं, देखिए नारा जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उसके बाद यह हुआ था कि अभी तो ये झांकिए मथुरा काशी बाकी है। जी। तो मथुरा भी मैंने देखी है, काशी भी मैंने देखी है। अब चूंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जो कुछ हुआ ज्ञान वापी मस्जिद के परिसर में जो जांच चल रही है, जो चीजें चल के आई, वो फैसला कोर्ट करेगा और सरकार करेगी। लेकिन जो भाषण चल रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम हेमंता बिस्वा शर्मा के राजनीतिक पिताजी नरेंद्र मोदी पर भी तो बात करें। वो क्या बोल रहे हैं, वो अचानक, मतलब वो झूठ बोलते हैं और कैमरे पर झूठ बोलते हैं। कुछ दिन पहले वो सारी बात मुसलमान, मस्जिद, सारी चीजों को जोड़ रहे थे। सब कुछ उनको लग रहा था कि मतलब कोई भी बात ऐसी नहीं है जो प्रधानमंत्री ने नहीं कही। कल वो कहते हैं कि मैं अगर हिंदू मुसलमान करूंगा तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। अरे आपकी राजनीति हिंदू मुसलमान पर ही हो रही है, आपकी दूसरा कोई आपके पास मुद्दा नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा पर बात करने से पहले हम थोड़ी चीजें और देख लें। सारे मित्र जानते हैं कहाँ है 10 साल बाद विकास की कोई बात नहीं है। तो नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अपने जैसे मिनी मोदी तैयार कर रहे हैं वो। पूर्वोत्तर में हमारा सबसे कमजोर इलाका वो है। अगर कोई मुर्गी की गर्दन वाला इलाका किसी दिन चीन ने जपेट लिया तो बचेगा नहीं कुछ। अब आप देखिए, ये सब चिल्ला रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले ये बयान दिया कि म्यांमार मतलब बर्मा के लोगों ने, घुसपैठियों ने 900 गांव बसा लिए हैं। न प्रधानमंत्री की जवान हिली, न कतर कतर करने वाले गृह मंत्री की जवान हिली। वो 180 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, पर वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि 900 से ज्यादा गांव कैसे बस गए। अरुणाचल के इलाके में चीन ने गांव बसाए, सब कुछ हो गया, कोई नहीं बोल रहा है। वहां की जनता, स्थानीय जनता भारत के साथ है, भारत के प्रति उसमें अलग तरह का लगाव है। मैंने घूम के देखा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ना ये अरुणाचल पर बोले, ना ये मणिपुर में घुसे। मणिपुर में कुकी और उसमें लड़ाई हो रही है तो वो ठीक है इनके लिए, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। पर अपने इलाके जो हैं, असम में आते ही मुसलमान पे आ जाएंगे। अब इनको अगर बंगाल के शरणार्थी की बात करें आप, तो फिर वो हिंदू है या मुसलमान हो, सारे शरणार्थी हैं, बाहर के हैं, घुसपैठी हैं। तो एक संप्रदाय के लिए प्रधानमंत्री उनके गुरु के पास जाएंगे, उनके मंदिर जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे तो भी वो करेंगे। तो ये जो सीधा सीधा भेदभाव है, सीधा सीधा। अब आजाद कश्मीर या ऑक्युपाइड कश्मीर, हम आजाद कश्मीर कहते रहे हैं उसको, और वो पाक प्रशासित कश्मीर कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा अपना दावा है और वहां अनरेस्ट है, वहां सब कुछ चल रहा है। पर हेमंता बिस्वा शर्मा का जो लहजा है और जिस तरह की भाषा उन्होंने कही है चुनाव के दौरान धर्म के आधार पर, क्या हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग केंचुआ,
क्या केंचुओं की तरह से ही लिजलिजा हो गया, उसको कुछ नहीं करना है कोई। इससे बड़ा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला और उत्तेजक खतरनाक भाषण, क्योंकि अब कल को अगर ओवैसी बोल देंगे तो फिर पूरा मीडिया और सब चिल्लाएंगे, अरे देखो मुसलमान बोल रहा है। ये क्या कर रहे हैं, और इसको कोई नहीं देख रहा है। ये किसी और के लिए नहीं, हमारे इस लोकतंत्र के लिए, हमारे इस देश के लिए खतरनाक है। जो आदमी, देखिए बेसिक ट्रेनिंग क्या है, धीरे धीरे इनको लाके ट्रेनिंग दी गई, इन्हें जूनियर मोदी बनाया जा रहा है। योगी इतने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो बात जिस तरह कभी कभी अमित शाह बोलते हैं, उसी तरह का पूर्वोत्तर में उससे ज्यादा आगे बढ़ के हेमंत बिस्वा शर्मा बोलता है, और सब इसका आनंद लेते हैं। अब मध्य प्रदेश हो या दूसरे राज्यों, वहां भी ये प्रचार करने गए हैं, दूसरी जगहों पर। तो इन पर कोई आज तक रोक क्यों नहीं लगा रहा? केचुआ कहाँ है? कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? फिर वही सवाल है कि सीधे सीधे मुसलमानों को अगर आप अटैक करोगे, निशाना बनाओगे, तो ये तो बता दो कि 25 करोड़ लोगों को ले कहां जाओगे? उनका क्या करोगे? क्या उनके लिए नया देश बनाओगे, या उनको समुद्र में डुबो दोगे, या उन्हें मार डालोगे? ये रोज रोज का जो भेदभाव, जिस तरह की भाषा है, ये तल्ख भाषा, ये गंदी भाषा, इससे किसी को कुछ हासिल होना नहीं है। हमारे बीच में, हमारे समाज में रोज ये खाई बढ़ रही है। मैं भोपाल में रह रहा हूं, मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूं, जिसके नाम से ही समझ लीजिए आप। हमारे जिले में कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था। मैं 64वें साल में हूँ जीवन में। मेरे राज्य में, मध्य उत्तर प्रदेश में बहुत झगड़े, बहुत दंगे हुए हैं, और मैंने एज ए जर्नलिस्ट कवर किए, लेकिन मेरे जिले में नहीं था। अब मेरे जिले में भी हिंदू मुसलमान कर दिया है बीजेपी ने। जहां नाम बदला जा रहा है, सब कुछ है, कोई वो नहीं है, लेकिन जिन गांव में नहीं है मुसलमान, वहां भी ये हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों ने एक भावना भर दी है। पर सवाल अब यह है कि जब आप देश के प्रधानमंत्री होके ये कहते हो कि अगर मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करूंगा तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो भगवान की दुआ से भगवान करे कि राजनीति खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा क्या करोगे आप? इससे ज्यादा क्या करोगे? भाई देखो, हेमंता बिस्वा शर्मा एक बहुत छोटा प्यादा है, उसको ऊर्जा कहां से मिलती है? उसको ऊर्जा कौन दे रहा है? उसको पूर्वोत्तर में लाए, उसको मुख्यमंत्री बनाया, उसको पूरी छूट दी। किसने दी? अरे भाई, अपने यहाँ प्रज्ञा ठाकुर ने कुछ बोला था, गोडसे के को देशभक्त बता दिया था, तब तो मोदी जी नाराज हुए, पता नहीं उन्होंने माफ किया कि नहीं किया, टिकट तो कट गया। अब ये बीच चुनाव में पूरे देश में, पूरी दुनिया में बोल रहा है, नरेंद्र मोदी की मुंह की जबान नहीं निकल रही है। तो इसको आप कैसे देखोगे? ये पूरी का पूरा एक कार्टेल है, गैंग है इनका, जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी करते हैं। और ये गैंग में कोई ना कोई दूसरे तीसरे दिन ऐसी बात करता है जिससे कि मुसलमान डरे, मुसलमान को घेरो, भेड़ की तरह उसको एक किनारे करो, उसे दबाओ। तो ये कैसे संभव होगा? कहां ले जाओगे? और अगर आपने जो नया कानून बनाया नागरिकता का, उसमें आप हिंदुओं को दे रहे हैं और दूसरों को दे रहे हैं, तो भैया वो मुसलमान जो यहाँ के ही तो थे, कहां से आए? सब भारत के, सबका डीएनए है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संघ कह रहा है, भागवत कहते हैं। तो फिर ये समझ नहीं आता कि कौन किसके साथ है और कैसे कैसे। ये पूरे घेर में चलो, भागवत को सुनो तो मुसलमान भारत के, वो भी हिंदू हैं, हिंदू की तरह है। मोदी कुछ कह रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा तो जाने कहां पहुंच गए। सोनिया गांधी ने अभी तक मंदिर को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये आदमी, चूंकि ये नया मुद्दा बनाया है, जब हर बार झूठ बोल देते हैं, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, अमित शाह झूठ बोलते हैं, उसके बाद वो झूठ आज की तारीख में जो वैकल्पिक मीडिया है, जो आप बात कर रहे हैं, गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया, लेकिन सच तो कैमरे पर है, जरा सी बात में वो सच सामने आ जाता है। तो बोलते वक्त ना तो प्रधानमंत्री खुद, ना उनके, भाई दो ही लोग भाजपा को चला रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और कहीं कोई भाजपा नहीं है। नड्डा एक प्यादा है जिसको जो हुक्म दे दिया जाता है वो कर देता है। इसके बाद अब बताओ बचा कौन, जिसको हम कहते थे मातृ संगठन संघ। तो संघ के प्रमुख जो कह रहे हैं उसका उल्टा ठीक नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसके बाद भी कहा जा रहा है कि मुसलमान ठीक से रहें। अरे भाई, रोज धमका रहे हो, रोज इन्हें तलवार दिखा रहे हो, और उसके बाद आप ये उम्मीद कर रहे हो कि देश का मुसलमान चैन से बैठेगा। हिंदू मुसलमान आपने कर दिया। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, कोई भी किसी भी तरह से अपने रोजगार में लगे हैं, वो कोई किसी को लड़ाई पसंद नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब ये क्या कर रहे हैं? इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि किसी तरह विभाजन करो
और 400 पार पहुंच जाओ। वो 400 क्या, तुम्हारे पास ईवीएम में तुम 500 भी ला सकते हो। नहीं, आज कहा है किसी ने, अरुण जी, मैं दोबारा भी आपके पास मैं एक लौटता लाइन हूं। कह रहा हूं, ईमानदारी से जो ये कोशिश है ये कामयाब नहीं होगी। ये जो जी, सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि ईवीएम के जरिए 400 पार कर ले। असली खेल ये है, क्योंकि फिर बिल्कुल, ये कहेंगे ध्रुवीकरण हुआ और उसके बाद वहीं पहुंच जाएंगे। असली समस्या बिल्कुल, वहां बिल्कुल। पर है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आज देखा कहीं वो कह रही थे, एक जो इनका अलायंस पार्टनर है वो कह रहे थे कि हम 500 भी ला सकते हैं, इस पे असर ना करिएगा। तो आप 500 भी ले आएंगे तो जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं। बिलाल सर, ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा, बिल्कुल ऑन कैमरा था कल, उनका कहना था कि मैं तो हिंदू मुस्लिम, अभी उसको अरुण जी ने बहुत विस्तार से भी बताया कि हम तो, मेरे स्वभाव में भी नहीं है, कहीं उनका भाव था, और हमें नुकसान होता है इससे। कैसे आप इसको कल का जो पूरे देश ने देखा है, क्या कहिएगा? और फिर इसके बाद जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो बात कर रहे हैं, वो तो देख रहे हैं हम कि कहाँ ले जाने की और देश को कहाँ ले जा रहे हैं, वो हम आ रहा है कि। और मैंने कहा कि मुझे किसी साथी ने, बहुत ही ऐसे वेब मित्र ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे, मतलब ये निकल कर आता है कि ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरुआत की, ऐसे ही जो बी है, सी है, जो टीम है, वो वहां से निकल कर आएगा। आपकी टिप्पणी बिलाल सर? अनम्यूट, संजीव जी। अनम्यूट। जी आ गया, हाँ, जी जी। संजीव जी, ये तो आपने बता दिया कि अब प्राइम मिनिस्टर जो बोलते आए हैं उसका फॉलो अप है, सेकंड लाइन फॉलो अप कर रही है, इसमें आप ही ने बता दिया। अब इसमें मैं एडिशन की प्राइम मिनिस्टर को एडवाइजरी मिली होगी कि इंटरनेशनल लेवल पर आपको लेकर जो खबरें चल रही हैं और इंडियन डेमोक्रेसी पर जो मैं तो ये कहना, ये पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम खत्म नहीं होगा इस पूरे चुनाव में। ये साफ है कि वो ना बोलेंगे लेकिन बाकी बोलेंगे, और इसी पिच पर खेलेंगे। हाँ, वो लाइन जाहिर है, लेकिन आपने प्राइम मिनिस्टर वाला सवाल किया था, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा वाली बात की। जी जी। तो फीडबैक मिला होगा बड़ा कि इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से मीडिया आपको नरेट कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी फेस सेविंग के लिए थोड़ा सा हील अप कर लिया अपने आप को बैकफुट पे ले लिया, अपनी पॉस्चरिंग पॉजिटिव कर ली, और वही लाइन सेकंड लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी से फॉलो करा दी। मैसेजिंग वही रहेगी, नीति वही रहेगी, लेकिन चेहरा बदल दिया। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पर कुछ और देख रहा हूँ संजीव जी। अच्छा। मैं भारतीय जनता पार्टी भी देखता रहा हूँ 20 साल, यहाँ दिल्ली में कांग्रेस भी देख रहा हूँ, पार्लियामेंट भी मैंने तकरीबन 20 साल कवर किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की भूमि का टेम्परेचर गर्म करने के लिए असम के चीफ मिनिस्टर की क्यों जरूरत पड़ी? मेरा पॉइंट ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ क्या कैपेबल नहीं है ये सब जबान बोलने के लिए? और बहुत खूबसूरती से वो ये जबान बोलते हैं, बहुत मैच्योर्ड होके बोलते हैं। और योगी आदित्यनाथ और हेमंत शर्मा में मैसेजिंग का यही फर्क है कि योगी आदित्यनाथ इस जबान को एक वैचारिक स्तर पे बोलते हैं और हेमंत शर्मा एक घटिया स्तर पे बोलते हैं। फर्क इतना सा है, योगी आदित्यनाथ ये जो जबान बोलते हैं सांप्रदायिकता की, वो एक विचारधारा के दृष्टिकोण पर, हिंदुत्व के दृष्टिकोण पर, संघ की जो परिपाटी है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति की और विचार की जो मैच्योरिटी है और भाषा पे जो पकड़ है, उस दृष्टिकोण से बोलते हैं योगी आदित्यनाथ। और हेमंत शर्मा उसको एक भद्दे अंदाज में बोलते हैं। फर्क इतना सा है, लेकिन मैसेजिंग दोनों की। सवाल मेरा ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी टेम्परेचर गर्म नहीं कर सकते थे जो हेमंत शर्मा से कराया गया? मेरा पॉइंट ये है। बड़ा संकेत है, बड़ा संकेत, बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह क्या रहे हैं। क्या 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 योगी आदित्यनाथ से ये कहा गया था कि आप टेम्परेचर गर्म कीजिए? उत्तर प्रदेश के अंदर मामला बैठा हुआ है, और क्या उनका डिसएग्रीमेंट था इस पर? जो हेमंत शर्मा से ये लाइन बुलवाई गई कि आप, अगर आप नहीं बोल रहे तो हमारे पास वो जबान बोलने वाले मौजूद है जहां आपकी जरूरत नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम आपको भी इररेलेवेंट कर देंगे अगर आप हमारी लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे। तो असम का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इशू पर बोल रहा है और उस वैचारिक दृष्टिकोण में बोल रहा है जो संघ का एक सोचा समझा विचार रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है।
तो असम के मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश की जमीन को गर्म कराने का क्या अर्थ है? क्या योगी और अमित शाह का रिलेशन वो मेंटेन नहीं है? क्या योगी उस कमिटमेंट पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आज? क्या योगी डिसएग्री थे? हालांकि बोलना जानते हैं वो जबान, वो अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हेमंत विश्व शर्मा से ड्रॉ करा ली लाइन? ये एक वैकल्प खड़ा कर दिया उनका कि हम अगर आप बोलेंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो हमारे पास विकल्प है आपका, हम दाएं बाएं से भी तीर चला सकते हैं। तो मैं इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन में देखता हूं इसका। साथ ही साथ मैं हेमंत विश्व शर्मा ने तो बहुत अधूरा भाषण दिया है, बल्कि वो कहते थे हम संविधान भी बदल देंगे, तो मैं उस भाषण को पूर्ण मानता। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल धनंजय सर, बिलाल सर ने बहुत एक अच्छी लाइन दी है कि ये कहीं जो बार बार जो केजरीवाल ने शुरुआत इसकी की थी, केजरीवाल ने कहा था कि अब वो और बार बार निकल के आता है कि अब वो उनसे मन भर गया है, उनका जो योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अब वो जो चूंकि विकल्प बन रहे थे तो विकल्प अब ऐसा तैयार करना पड़ेगा जो हमारी भाषा भी बोले और भाषा के साथ साथ वो यसमैन भी रहे और वो उस पद या उस कुर्सी की ओर निगाह भी ना लगा पाए। क्या वैसा कुछ देख रहे हैं आप, ये जो कुछ अब ये शुरुआत हुई है धनंजय सर? जी देखिए, राहुल गांधी गए हुए थे रायबरेली, वहां उन्होंने नाई की दुकान पे बाल कटवाए जी, है ना, दाढ़ी बनवाई जी जी, और उससे ट्रिमिंग बड़ी कराया अच्छी उन्होंने, बात ट्रिमिंग कराया, जी 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 जी, उससे बड़ी अच्छी बात की। जी तो इन सब पर चर्चा करने के बजाय इस पर थोड़ी चर्चा कर ले। जी और जी जो उन्होंने सवाल किया, जी हम लोग भी कहीं नाई की दुकान पे जाते हैं तो उससे पूछते हैं, और नाई जी से पूछने में ये अच्छा होता है कि नाई के पास तरह तरह के लोग आते हैं, एक तरह के लोग नहीं आते। ब्राह्मण भी आता है, मुसलमान भी आता है, दूसरे कास्ट के भी लोग आते हैं, और जगह जगह से आते हैं, कुछ न कुछ वहां दे के जाते हैं। हम लोग के गांव में नाई की दुकान बड़ी फेमस होती थी, कोई खबर जी जाननी होती थी तो नाई की दुकान पे चले जाइए, वहां से देश के बारे में पता चल जाएगा, गांव के बारे में पता चल जाएगा। और नाई की पत्नी जो घर आती थी हम लोगों के, वो नाखून काटने महिलाओं के, तो वो पूरे गांव भर की कहानियां सुनाती थी। जी ये मैं कह इसलिए रहा हूँ कि देश के हालात जो है वो समझना ज्यादा जरूरी है बनिस्पत इन लफंगों की बातों को विश्लेषित करने। लफंगा मैंने इसलिए वर्ड यूज किया है कि नेता होने के काबिल नहीं है ये। अब बड़ी तारीफ कर रहे हैं दो हमारे भाई राशिद भाई और आपके बिलाल भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, वो भी तारीफ के काबिल नहीं है। तारीफ उसकी की जाए जो मनुष्य होने का प्रमाण दे, जो मनुष्य होने का अर्थ बताए। धनंजय भाई माफी चाहूंगा, मैंने तारीफ नहीं की, ये आप गलत समझ बैठे लग रहा है। नहीं, गलत नहीं समझ, आपने कहा कि बड़ी अच्छी भाषा में अच्छे तरीके से सॉफ्ट बोलते हैं, ये सॉफ्ट आपने बात करते हैं, वो उसके उसके जी कहीं आशा है, जी उससे उसके आशा नाते कहा, भाषा जी तभी अच्छी होती है जब भाषा जो है संवेदना से जुड़ी हुई हो। जिस भाषा में संवेदना का पुट नहीं हो, रस नहीं हो, वो भाषा नहीं है, वो कंकड़ पत्थर है, वो शब्द है। और शब्द, थोथे शब्द बड़े घातक होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये थोथे शब्द शब्द बोलने वालों का जमावड़ा आरएसएस बन गया है। आरएसएस में इतने जाहिल लोग बैठे हैं, ये मोदी जी के 10 साल में पता चला। नहीं तो लगता था कि आरएसएस में अच्छे लोग भी हैं जिनको देश की समझ है, गांव की समझ है, समाज की समझ है। लेकिन 10 साल में ये पता चला कि समझदारी किस चिड़िया का नाम है, ये आरएसएस के बैठे लोगों को पता नहीं। या आरएसएस पे वैसे लोगों ने कब्जा कर लिया है, बीजेपी को वैसे लोगों ने कब्जा कर लिया है जो लफंगे किस्म के लोग। अब मुसलमान पे बोलने के बाद, जैसे अरुण सर ने कहा कि 25 करोड़ मुसलमानों को क्या करोगे, अरे वो कौन होते हैं करने वाले? उनके बाबा का देश है, उनके बाबूजी देश में कहीं से गोद लेकर के आए थे दहेज में। ये देश तो पता नहीं कब से है, मिट्टी वो तो लेके आए नहीं। आपने कब्जा कर लिया, आज आप प्रधानमंत्री बने हुए हो, मुख्यमंत्री बने हो, कुछ भी बोलो, कल नहीं बने रहोगे तो कौन सुनेगा? राहुल गांधी बिस्किट खिला रहे थे किसी को, फिर इनको भी ऑफर कर दिया, तो अब राहुल गांधी ने तो पहचान लिया था। तो इस तरह के जो बातें करते लोग हैं, आप मंदिर बनाने, आप मंदिर बना दो, पूरे देश को मंदिर बना दो, लेकिन आप मंदिर भी नहीं बना रहे हो। आप मंदिर बनाने के, जैसे कि आप बड़ा बढ़िया बोल रहे थे राशिद भाई कि भाई आप जो है मुल्ला बोलते हो, तो मुल्ला मतलब आलिम होता है, समझदार, जानकार, विद्वान होता है। मदरसा मतलब विश्वविद्यालय होता है, जो भी।
तो आप अगर वो भी करना चाहते हो, मंदिर हम लोग क्या क्या कहा गया, मंदिर का मतलब होता है पवित्रता, पवित्रता का मतलब होता है जहां सारे दुर्गुण गायब हो, दुर्गुण ना हो। पवित्र होने का मतलब ये नहीं होता कि पानी से उसको साफ कर दिया और पेंट लगा दिया पवित्र हो गया, और यहाँ पे एक कंठी पहन लिया, राम नामी चोला ओढ़ लिया पवित्र हो गया। एक बड़ा फेमस हम लोग के गाँव में था कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ा के जोगी बन गए बकरा। तो दाढ़ी बढ़ा लेने से, बाल बढ़ा लेने से आप योगी नहीं हो जाओ, योगी नाम लिख लेने से भी योगी नहीं हो जाओ। योगी का मतलब होता है योग करने वाला। आप तो तोड़ने की बात करते हैं, योगी जी आपके क्या बोलते हैं, तोड़ने की बात करते हैं। उनको हिंदू मुसलमान जब तक न करे नींद नहीं आएगी, और बखान करेंगे कि हमारे गोरखपुर के मंदिर में आइए, हमारा खाना बनाने वाला मुसलमान है, पड़ोस में मुसलमान है। अरे पालतू बना करके रखने का क्या मतलब है भाई? अगर मुसलमानों के प्रति या किसी के प्रति, मैं मुसलमान भी छोड़ दीजिए, किसी भी आदमी के प्रति आपका भाव, किसी भी, आप जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो जीवों के प्रति दया की बात की गई है। सम्राट अशोक को जो हमने अपनाया है, उनका अशोक स्तंभ, अशोक किस लिए चर्चित थे? कलिंग युद्ध के लिए केवल चर्चित नहीं थे, कलिंग युद्ध की वजह से अशोक का नाम नहीं हुआ। अशोक का नाम हुआ कि जीवों के प्रति दया करने का भाव उसने राजनीति में खड़ा किया, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए प्याऊ बनवाए, अस्पताल बनवाए। अशोक का जिक्र इसलिए होता है, अशोक का जिक्र इसलिए होता है कि उस समय 3 तरह के धर्म थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, तीनों में झगड़ा था। बाद में पुष्यमित्र सुंग ने क्या कहा सबको पता है, वो अभी जिक्र नहीं करूंगा। तो ये तमाम लोग जो कर रहे हैं, क्या आप भारतीयता को, हिंदुत्व की भी बात कर लीजिए, हिंदू समाज का क्या मान बढ़ता है? मोदी जी ने कल इंटरव्यू में कहा कि मैं जो है हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, फिर सार्वजनिक जीवन से मेरा अलग हो जाएगा। तो अभी आज भी किया उन्होंने, रोज करेंगे, वो नहीं करेंगे तो हम उनके पेट का खाना नहीं पचेगा। हिंदू मुसलमान करने से उनको जो है बड़ी तसल्ली मिलती है और भोजन बढ़िया ग्रहण होता है, सारे तत्व जो है बॉडी में मिलते हैं। ये 2 4 5 शब्द अगर बंद कर दिए जाए। अब बताइए, उन्होंने जो राम मंदिर बनाया, अब ये बार बार अमित शाह जी पता नहीं कहाँ के धर्मात्मा है, कहाँ से ये करके आए हैं, ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, ये बोल रहे हैं राहुल गांधी नहीं है। और राहुल गांधी ने छोड़ दो यार, राहुल गांधी को गया या नहीं है, वो तो ऐसे भी तुम कहते हो हिंदू नहीं है। शंकराचार्य आए क्या? चारों शंकराचार्य को बुला लेते, चारों शंकराचार्य तो आते, तो धर्माचार्य तो वही है, धर्माचार्य भी नहीं आए। तो ये काशी मथुरा या फलाना ठिकाना, ये किसी के कहने पे नहीं बोलते। यहाँ है कि जितना उकसावे वाली बात करो उतना बढ़िया है। क्यों? इसलिए कि इस तरह की बात करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, और जो वहाँ राहुल गांधी, वहाँ अखिलेश यादव, वहाँ प्रियंका गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं लोगों से, प्रियंका गांधी के नुक्कड़ सभाओं को देखिए रायबरेली की, आज कितना प्रभावित करते नुक्कड़ सभा, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर रही है प्रियंका गांधी। और नरेंद्र मोदी ने कल जो बनारस में जो किया इवेंट, उतना बड़ा इवेंट में तो मुझे लगता है 2-4 हजार लोगों को घर बन जाता। इतना बड़े बड़े इवेंट करते हो, ढोंग पसारते हो कि हम आम आदमी के लिए हैं, माता ने बुलाया है, पिता ने फलाना किया है। काहे के लिए बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? इस देश में जो आप कर रहे हो 10 साल के पहले और 10 साल में जो किया, वो आदमी आदमी को पता चल गया। हाँ, उनको नहीं पता चला है जो आपके कोर वोटर कहलाते, जिनको आपका गलीज भी चंदन लगता है माथे पे लगा करके जय जयकार करते, उनकी बात करो। लेकिन जो आम, जो थोड़ा भी, जिसको शिक्षा का अर्थ पता है, शिक्षित होने का अर्थ पता है, वो समझता है। आप देखिए, एक बरेली का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है संजीव भाई, जिसमें एक दलित चौकीदार को 2 पुलिस वाले पीट रहे हैं और 50 लोग देख रहे हैं, और वो गाली दे रहा है कि 5 किलो अनाज दोगे तुम बीजेपी से और वोट दोगे किसी और को। कौन समाज बना रहे हैं? वो मुसलमान तो नहीं था ना, दलित व्यक्ति जो था वो तो हिंदू ही था, मारने वाला कौन था? तो ये हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, सॉरी, ये हिंदू मुसलमान ये किसी को नहीं पहचानते हैं। जब ये योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि जो मोदी को वोट नहीं करेगा रामद्रोही है, वो देश विरोधी है, तो योगी जी के पिताजी ने देश बनाया है, वो तय करेंगे कि किसका देश है। मेरे पिताजी का भी योगदान है। तुम कहने वाले कौन हो कि रामद्रोही है कि कौन द्रोही है? ये जो बात करते हैं, हमारे जैसे लोगों को चिढ़ाते हैं। ये मुसलमानों को गाली नहीं देते, ये हम हिंदुओं को गाली देते हैं। जो हिंदू, जो असली हिंदू जो है, उसको गाली देते हैं, चूंकि लफंगे, इनको गलत लोगों को बिठा दिया गया है। तो मुझे लगता है अब जो है देश के जागरूक लोगों को समझने का वक्त आ गया है कि शासन को सही तरीके से संविधान सम्मत चलाना शासन है।
धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो फसाद फैलाते हैं, वो शासन नहीं कर रहे हैं, वो गुंडाई कर रहे हैं। तो आप जो है, आप देखो किससे मीटिंग कर रहे हैं, राजा भैया से मीटिंग कर रहे हैं, धनंजय सिंह से मीटिंग कर रहे हैं, अरे कॉलेज के प्रिंसिपल से मीटिंग करते, हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टरों से मीटिंग करते, तो समझ में आता। नाई का जिक्र मैंने इसीलिए पहले कहा। अरे आप जो जो उत्तर प्रदेश के बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, समाज शास्त्री हैं, उनसे बैठ के मीटिंग करते कि हमारा समाज कैसे बेहतर बनेगा। धनंजय सिंह बताएंगे कैसे समाज बनेगा, रघुराज प्रताप सिंह बताएंगे कैसे समाज बनेगा, किस दिशा में समाज को ले जा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी की बातों को समझना जरूरी है। कई लोग कह सकते हैं कि कांग्रेसी होकर मैं बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेसी होकर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ मुद्दे पे बात करो। आप बात करो कि इस देश में कितने लोग गरीब हैं, कितने बिला इलाज के मर जा रहे हैं, और कोरोना जैसी बीमारी में कितने लाख लोग मरे। आप और एक बता दो, मुंबई में अभी परसों आंधी तूफान आया, एक बोर्ड गिर गया, होर्डिंग गिर गई, उसके नीचे 100 लोग दब गए, 16 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई। बताइए, मुंबई जैसे शहर में एक होर्डिंग गिरने से 16 आदमी मर जाता है, और बता रहा है कि 25 केस उस पर दर्ज है। तो 25 केस दर्ज है तो क्या 100 लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे? कैसा देश बनाया, क्या बनाया आपने? आप गान गाते रहते हो, महान धर्म, महान देश, महान फलाना। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी धनंजय जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वो मुद्दों पर बात तो इसलिए नहीं कर सकते कि मुद्दे उनके पास गिनाने या बताने के लिए है ही नहीं, और शायद यही है। प्रदीप सर, क्या प्लान 2 जो है, हम जिसकी पे बात चर्चा कर रहे हैं, उनके जो एक्सपोज हो चुका था कि वो आरक्षण को हटा लिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा 400 पारा में, इन्होंने बता दिया है। तो ये भी बता करके विनाशकाले विपरीत बुद्धि माना जाए कि आप जो कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कोई कार्ड आपका चल नहीं रहा है, जब प्रधानमंत्री जी का नहीं हो रहा था, इनसे कहलवा लिया गया है, तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान, ऐसा कुछ माना जाए। क्या आपकी टिप्पणी सबके बाद? देखिए संजीव भाई, धनंजय भाई राजस्थान में बैठे हैं इसलिए बहुत ज्यादा गर्म हो गए बेचारे। अब मैं हिमाचल में बैठा हूं तो थोड़ा ठंडक लाता हूं। तो ऐसा है कि देखिए, मेरे को ना राशिद भाई की बात बिल्कुल सही लगी, वहीं पर टॉपिक चेंज हो जाना चाहिए था कि उस आदमी पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। बेसिकली उसकी भी मजबूरी है, वो वॉशिंग मशीन के ब्रांड एम्बेसडर है। पहले जो ग्राहक थे वॉशिंग मशीन के वो थे, जो बहुत बढ़िया, तो इसलिए उनकी मजबूरी है वो। लेकिन मुझे दुख ये होता है, मुझे दुख संजीव भाई ये होता है कि कांग्रेस से बहुत से नेता गए, बहुत सारे, अशोक चौहान अभी हाल ही में गए थे, बड़े नेता, लेकिन 2 लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिस्वा शर्मा, ये जितने जहरीले हुए, इस चीज को देख के दुख होता है कि जिस पार्टी से आपने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, आप उसी के खिलाफ वो सब बोल रहे हो जो एक राजनेता को शोभा नहीं देता। चलिए संबित पात्रा या सुधांशु त्रिवेदी ये सब बोले तो समझ में भी आता है। और मजे की बात है, अभी किसने बताया, शायद राशिद भाई ने बताया कि ये डॉक्टरेट है हेमंत बिस्वा शर्मा, सुधांशु त्रिवेदी डॉक्टरेट है, संबित पात्रा डॉक्टरेट है। इन सब की डिग्री भी मुझे लगता है इंटायर पॉलिटिकल टाइप कुछ है इनकी डिग्री, वरना तो कहीं कोई तो एक इंस्टीट्यूट ऐसा हुआ होगा जहां पर एक सभ्यता सिखाई होगी, थोड़ा एक शालीनता सिखाई होगी। या डॉक्टरेट पीएचडी किए हुए बंदे के साथ बात करते पता लगता है कि आप किससे बात कर रहे हो। तो ऐसे लोगों का क्या फायदा। और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। सर आज ही अभी देखिए, आप यूट्यूब पर खोल के देख लीजिए, ट्विटर, कुंडरी में महाराष्ट्र में मैंने जिक्र इसलिए किया कि हम ध्यान रखें। वो कह रहे थे एक बहुत लंबे अरसे कि अब वो मुसलमान शब्द का उपयोग या बहुत उसमें जहरीलापन नहीं होगा, ऐसा कहा था। मैं भी ध्यान रखने की बात थी, तो मैंने उसको उद्धृत कर दिया कि उन्होंने आज ही कहा, तो देखा जाए, हम निकल आए कि क्या कुछ है। जी प्लीज आप कंटिन्यू। जी वो फिर कर दिया। और हेमंत बिस्वा शर्मा आज झारखंड में सुबह से शाम तक यही जिक्र कर रहे हैं जो आपने अभी बताया। और मजे की बात देखिए, हम यहाँ कह रहे हैं कि जो अरुण सर ने नाम दिया केचुआ, कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल वहां गया चुनाव आयोग में शिकायत लेके, जयशंकर की अगुवाई में, कि भाई कांग्रेस के खिलाफ या इंडिया अलायंस के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो दरअसल ये देखिए, अब एक जिक्र धनंजय भाई ने भी किया, वो वीडियो वाला, ये सारी चीजें ना आपस में आप बोर्ड कनेक्ट करके देख लीजिए, कुछ बचा नहीं है। तो अब हिंदू मुसलमान करके भी कुछ काम नहीं चल रहा, लेकिन कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। अब आज आपने जिस वीडियो की धनंजय भाई ने बात की, उस वीडियो के बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने फ्री राशन स्कीम को 10 किलो कर दिया, अब आप देखिए कि उसके बाद कितना बड़ा डेंट लगा है। मोदी जी तो फ्री राशन स्कीम वालों को अपनी जेब का मानते हैं ना, कि वो तो पक्का वोट बैंक है उनका, लेकिन
अब जाहिर सी बात है, मैं भी कई इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जाता है, वो लोग बात तो करते हैं जो गरीब है कि भाई 5 किलो राशन देते हैं और मोदी जी चले जाएंगे शायद वो बंद हो जाएगा। लेकिन जब उनको अब ये कहा जाएगा कि आपको 5 की जगह 10 किलो मिलेगा अगर मोदी जी जाएंगे, तो क्यों नहीं जो है वो दूसरे ऑपोजिशन को चुनेंगे? जरूर चुनेंगे जब उनकी प्रायोरिटी 5 किलो राशन है। तो ये चीजें जो है ना, ये एक अपने आप में बीजेपी के लिए सब, अब जो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 2019 का जो चुनाव था उसका उल्टा हो गया। कांग्रेस की जगह बीजेपी आ गई, बीजेपी की जगह कांग्रेस आ गई। तब राहुल गांधी कुछ कहता था, रोज कांग्रेस का कोई ना कोई नेता जो है वो ऐसी बात कह देता था जो हो बीजेपी को बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता। आज की डेट में ये है कि मोदी जी कल कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, तो उसी दिन जो है वो हेमंत बिस्वा कर देता, अगले दिन खुद प्रधानमंत्री फिर शुरू कर देते हैं। अब 400 मिलने पे कह रहे हैं कि हम मस्जिदें बनाएंगे, अनुवापी तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये कल को ये भी कह सकते हैं अगले चरण के बाद कि 500 मिलेगी तो हम चांद पे भी भारत को, पीओ अभी तो पीएके को लाने की बात करें, चांद को भी कहेंगे कि भारत पे ले आएंगे हम, 500 मिलने, हमको 500 दे दीजिए, हम चांद भी ले आएंगे। तो ये दरअसल सिर्फ इतनी है कि फ्रस्ट्रेशन है और मुद्दों की कमी है और बात करने के लिए कुछ है नहीं। ये अब तो लोग भी ऊब चुके हैं सर, हिंदू मुसलमान से हिंदू मुसलमान सुन सुन के लोग भी पक चुके हैं, क्योंकि नेगेटिव जो प्रचार इस बार, मुझे नहीं मालूम, मैं बड़ा हैरान हूं एक्चुअल में कि मुझे भी मतलब 1998 से लगातार मैं लोकसभा विधानसभा कई चुनाव कवर किए, इतना नेगेटिव प्रचार मैंने बीजेपी को कभी करते हुए नहीं देखा। ये हमने 10 साल में तो खासकर ये देखा था कि पॉजिटिव में एग्रेसिव प्रचार करते थे और उस नैरेटिव में विपक्ष फंस जाता था और वो नेगेटिव पे उतर आए थे वो मोदी की बुराई, मोदी की बुराई, मोदी की बुराई ये करते। लेकिन इस बार पहले कदम से बीजेपी नेगेटिव प्रचार पे आ गई और सिर्फ कांग्रेस गांधी परिवार, कांग्रेस गांधी परिवार और कभी कभी इंडिया अलायंस, यही चीज पे पूरी की पूरा भाषण होता है प्रधानमंत्री का। तो लोग आज की डेट में प्रॉब्लम तो ये है ना कि लोग महंगाई और बेरोजगारी पे सुनना चाहते हैं। शायद प्रधानमंत्री ने कहीं कह दिया होता, कुछ बात कर ली होती, इस पे कुछ दे दिया होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती जो अभी है। आप बताइए, कुछ सोच सकता था कि चौथे चरण के बाद ये विश्लेषण होने लगेगा कि इंडिया अलायंस आगे निकल गया है, एनडीए नॉट बीजेपी, एनडीए 250 के नीचे रह रही है। ये चौथे चरण में कौन सोच सकता था इलेक्शन की डेट अनाउंस होने तक? ये सिर्फ बहुत सारी चीजें अपनी गलती की वजह से हुए। और अगर कोई विपक्ष वाला ये सोच रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो नहीं मारा, वो भी गलतफहमी में। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि इलेक्शन जनता लड़ रही है, जनता ने इलेक्शन लड़ा है, इसलिए जो है आज बीजेपी और एनडीए की स्थिति है। विपक्ष ने कोई बहुत बड़ा तीर मारा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ सीटें नो डाउट, कुछ कास्ट कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का बैठाया और कुछ कांग्रेस ने जो गारंटियां दी, लेकिन वो गारंटियां कहां तक पहुंची? वो अभी तक कहने को तो बहुत डाउनलोड कर दिया, लेकिन गांव देहात तक तो अभी तक कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं पहुंचा है, नहीं है बात पहुंची हुई वहां तक। वहां तो अभी भी 5 किलो फ्री राशन कही है, लेकिन वही मैंने अक्सर कहता हूँ कि जब फ्री राशन दिखता है और सामने एक बेरोजगार बैठा दिखता है, बेटा घर में बैठा दिखता है, तो बेरोजगार बेटे का जो भाव है, जो उसकी मजबूरी है, वो ज्यादा भारी पड़ जाती है 5 किलो राशन पे। इसलिए जनता ने अपने हाथ में ले लिया और इसलिए इलेक्शन जो है इस करवट बैठ गया पूरी तरह से। अब तो हालत, आपको मैं अपने इलाके का बताता हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ, तो हरियाणा के आपने देखे होंगे बहुत सारे विजुअल, जहां मनोहर लाल खट्टर अभी 3 महीने पहले तक सीएम थे, उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, उनको भगाया जा रहा है। पंजाब में आपने देखे होंगे कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को Z+ सिक्योरिटी ले जाके जो है पूरा तामझाम ले जाके नॉमिनेशन फाइल करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो पंजाब हरियाणा में ये हाल है। 23 सीट यहाँ की हो जाती है, एक चंडीगढ़ की सीट में आपको घुसने नहीं दिया जा रहा। 24 सीट तो सीधी सीधी हो जाती है। फिर दिल्ली का आपने देख लिया। अब बताइए, मामला स्वाति मालीवाल का और अरविंद केजरीवाल का प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। वुमेन कमीशन की चेयरमैन को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे उनको जो है स्वाति मालीवाल दिखती है एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन, वुमेन कमीशन की चेयरमैन को, लेकिन मणिपुर नहीं दिखता, संदेश खाली नहीं दिखता, कर्नाटक नहीं दिखता, वो नहीं दिखता, लेकिन वो तुरंत दिखता। उसको लेकर जो है चिंता जाहिर होने लगती है फटाफट से। तो इस तरह से, क्योंकि अब मैं बताऊं आपको कि जो आखिरी 3 चरण बचे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ तो हुआ, बाकी जगह कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी को ये बात समझ में आ गई। इधर का तो आप मेरे से लिख के ले लीजिए, आज की डेट में मैं आपको गिन के बता देता हूँ। कश्मीर से और लद्दाख की 6 सीट में से 1 सीट इनको मिल रही है, पंजाब में 0 मिल रही है, हरियाणा में बमुश्किल 2 सीट मिलेगी, बमुश्किल 2 सीट मिलेगी, हिमाचल में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलना। उत्तराखंड में 2 सीट कांग्रेस ले जा रही है, 3 इनको मिल रही है, और दिल्ली में कम से कम 3 सीट का फटका इनको लग रहा है। लोग
कन्हैया कुमार को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनको गिन नहीं रहे, लेकिन उनका जो तरीका है ना कैंपेन करने का, जिस तरह से छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं और अपना बोलने में, तो मनोज तिवारी उनके सामने कहीं टिक ही नहीं सकते। बिल्कुल। मनोज तिवारी को ये लग रहा है कि मोदी के नाम पे वो चुनाव जीत जाएंगे, जबकि पूरे देश में साफ दिख रहा है कि मोदी के नाम पे कोई भी चुनाव नहीं जीत रहा। जिसने भी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहा है वो सब हारे, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं आपने क्या किया, आप ये बताओ। उनके खिलाफ ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तो मनोज तिवारी का भी हाल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 सीटों का दिल्ली में फटका लगेगा। तो टोटल मिला के आपको 4 दिल्ली की, 2 हरियाणा की, 6 और 1 उधमपुर की, 7 सीट, और 3 इधर की आप मान लीजिए उत्तराखंड की, 10 सीट मिल रही है आपको टोटल 33-34 सीट में से यहाँ पर। तो इनको समझ में ये बात आ गई है। इसलिए एक किसी ने बहुत पहले कहा था, सर सॉरी मैं बात खत्म करूंगा, किसी ने कहा था, बड़े सीनियर आरएसएस के आदमी ने, वो 85-86 के आदमी प्लस के हैं, वो मिले थे एक बार, उन्होंने बोला था कि बेटा अल्टीमेटली जो गोल है ना वो ये है कि जितने ये हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं इनको अपना गढ़ बना के रखो और असम को उसमें मिलाने की कोशिश करें, क्योंकि उनको बीजेपी को पता ना नॉर्थ ईस्ट कभी उनके साथ आएगा, ना साउथ उनके साथ आएगा, ना कश्मीर आएगा। ये जो हिंदी वाले इनको अपने साथ इकट्ठा कर लो, और कभी जरूरत पड़ी तो अगर देश टूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं, जो हिंदी वाला है वो हिंदू राष्ट्र हम बना के वहां पर राज कर लेंगे। ऐसी सोच उन्होंने कहा था कि ऐसी सोच अभी दिख रही है, और पुराने आदमी है वो संघ के, अब एक्टिव नहीं है। तो अब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब खास करके ये इस तरह से एक टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, कि ताकि वो इन हिंदी स्टेट से निकल जाए किसी तरह, चाहे डर के निकले, चाहे कैसे निकले, हिंदी स्टेट से निकल जाए, जहां जहां बीजेपी का गढ़ है वहां से निकल जाए, कहीं ऐसी जगह चले जाए जहां बीजेपी कमजोर है। तो वो मेरे को कभी कभी शक होता है कि वो बात में उनके दम है, वो बात कभी कभी सही लगती है। तो इसलिए ये सारा खेल मुझे लग रहा है कि और फिर वही बात पिछली बार भी मैंने कही थी कि ऐसा लग रहा है कि अगर सत्ता परिवर्तन हुई तो क्या सत्ता हस्तांतरण आसानी से हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो सत्ता हस्तांतरण बहुत आसानी से हो पाएगा, बड़ा सवाल है, सही है। मैं सभी से एक छोटी-छोटी टिप्पणी दूंगा। अरुण सर अभी कहा, दीक्षित सर आपसे शुरुआत करता हूं कि नंबर गेम की बात कहीं हो रही है। 380 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और जो दावे हो रहे हैं वो दावे होना भी चाहिए, दल करते हैं दावे। दिखाई क्या नजर क्या आ रहा है अरुण सर कि क्या वास्तव में ये जो विपक्ष कह रहा है कि हो सकता है कि 250 क्या कुछ वैसा दृश्य देखते हैं? और फिर जो भयावह बात जो बार बार हमें प्रदीप सर कहते हैं कि वो सत्ता हस्तांतरण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपसे शुरुआत करता हूं, क्या आपका आकलन अभी तक दिख रहा है? अभी 3 चरण बचे हुए हैं हालांकि। संजीव जी, समस्या वही है जो प्रदीप जी ने कहा और बाकी मित्रों ने कहा, जब कोई उपाय नहीं है तब हिंदू मुसलमान कर लो, कश्मीर पाकिस्तान कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं एक बात बीच में डालूंगा जो प्रदीप जी ने कही, भाइयों ये समझो कि मध्य प्रदेश में 2 बड़े विश्वविद्यालय, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कुलपति जेल में है क्योंकि करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, और मेडिकल यूनिवर्सिटी का जाने वाला है क्योंकि वहां भी इसी तरह का हुआ। अब जाए क्यों? और सबका वही नमस्ते सदा मसले वाले हैं, कोई और नहीं है, संघ की तरफ से नियुक्त। तो इन्होंने सबसे पहले अगर कहीं मट्ठा डाला है तो वो हमारी शिक्षा की जड़ों में मट्ठा डाला है, जहां से सबसे घटिया, कमजोर और ओछे लोग एजुकेशन के हर इंस्टीट्यूट में बैठा दिए हैं। ये एक बात हो गई जिससे लगातार गिरावट आ रही है। अब जो संजीव जी आप कह रहे थे नंबर गेम की बात, जो है जो पहले कही गई, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कांग्रेस कहीं नहीं है, अखिलेश को अलग को किया जा रहा है, लालू यादव को उस तरह से ममता आई नहीं। तो जो घेराबंदी बीजेपी कर रही थी उसमें जनता को ये साफ दिख गया कि क्या हो रहा है। और मुफ्त का अनाज ठीक है, लेकिन वही है, जब बेरोजगार बेटा, और इनको बड़ी तकलीफ स्वाति मालीवाल से हो जाती है, लेकिन भोपाल में स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से स्कूल का मालिक बलात्कार करता है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उस पर न तो वो मामा जिन्होंने बड़ा बड़ा मामा का घर लिखवाया उन्हें कोई तकलीफ हुई, उन्हें मालीवाल पे उन्हें भी तकलीफ हो गई, लेकिन ना प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि तो रोज हो रहा है, कह देंगे हमने तो फांसी का कानून बनाया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको पता है कि हर तरफ से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से तवांग तक रस्सी कस गई है। अब सिवाय हिंदू मुसलमान के और कोई दांव नहीं है। देखिए भगवान शिव जिनको लेकर के काशी में ये सब हुआ है और आगे जो कर रहे हैं,
वो तो तांडव करते हैं। और वो कैसे करते हैं हम लोगों ने नहीं देखा, सुना ही है हमने सबने। तांडव वही होता है कि जब जनता करेगी, अब जनता की उंगली कहाँ चलेगी, क्योंकि जनता 500 रुपए, 1000 रुपए या सोने के बिस्किट या 5 किलो अनाज में नहीं, क्योंकि उसको बहुत कुछ दिखने लगा है। अभी मेरे पास एक वीडियो था, एक सांसद महोदय अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे गाँव में, 2 लड़के खड़े हो गए, उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, तो उन्हें मारने दौड़ पड़े, बोले वोट मत देना, तुम्हारी ऐसी तैसी, गाली देके चले गए। ये बीजेपी की स्थिति है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहां आप बात कर रहे हैं। हरियाणा में तो घुसने ही नहीं दे रहे हैं, वहां जो हो रहा है वहां के लोग ज्यादा। लद्दाख की स्थिति जहां आप वायदे करके आए, सबसे बड़ी चीज है कि एक नारा है, कानपुर में एक लड्डू की दुकान है, ठग्गू के लड्डू, तो उसका नारा है ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको मैंने ठगा नहीं है। नरेंद्र मोदी पर वो बिल्कुल फिट बैठता है, चाहे परिवार हो, चाहे पत्नी हो, चाहे गुरु हो, चाहे देश हो, चाहे साथी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा है। अगला नंबर किसका आएगा, या तो अमित शाह का आएगा या गुरु चेले में जो आगे हो जाए। तो मूल चीज है कि अमित शाह सीटों की संख्या दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं। हम और आप जब जमीन पे बात कर रहे हैं, तब जनता के पास, जनता का मूड जो है वो हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम उनके पास है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, 543 पूरी जीत सकते हैं। लेकिन पक्की बात यह है कि इनको 250 पे नहीं, एनडीए 250 नहीं पहुंच रहा है। जो कुछ होगा भाई, उत्तर प्रदेश में आधी आधी हो रही है, बताएंगे हमारे मित्र जो बैठे हैं अपने रईस भाई, कहाँ जो है क्या स्थिति वेस्टर्न यूपी में। मैं तो चूंकि उस इलाके का 10 साल एडिटर रहा था, सब पुराने मित्र हैं, कहीं इतने बुरे फंसे हुए हैं कि सीटें आएंगी कहां से। जितना कॉन्फिडेंस अमित शाह दिखा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ ईवीएम, यही 2 सहारे हैं। मुसलमान को गाली दो और ईवीएम को सेट करो, बस इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। कहीं से भी ये जो दावा है उस तक तो पहुंच नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिलाल सर, आपकी टिप्पणी। मैं तो यही कहूँगा, एक नीतिगत तरीके से एक कंफ्यूज्ड करके पॉलिटिकली, खासतौर से कॉमनल लाइंस पर लोगों को कंफ्यूज्ड करके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उसमें एक्सपोज हो रहे हैं। तो बाकी सब बातें तो हैं, अब देखिए उसमें कितना कामयाब। बिल्कुल, और कभी धूल में लट लग जाता है। ठीक है, धूल में लटक। धनंजय सर क्या कहेंगे, नंबर गेम का जो भी चल रहा है उसमें कहीं पूरा का पूरा एक आपको जो बचा हुआ चुनाव है उसमें कहीं माहौल क्रिएट करना है, हकीकत आप भी जानना है, लेकिन जो सच्चाई है आपने भी कहा और हम बार बार वही बात करते हैं कि ये चुनाव जनता लड़ रही है, और जब जनता लड़ती है तो फिर आप उसका एक जो वार होता है अलग होता है, फिर वो बचता नहीं है कोई। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर जनता नहीं लड़ रही होती, अगर कांग्रेस पार्टी लड़ रही होती या अखिलेश यादव लड़ रहे होते, तो मोदी जी को बनारस में नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ती, करोड़ों रुपया बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती जो रोड शो किया। अरे अभी तो जरूरत अमेठी में रोड शो करने की है। स्मृति ईरानी हार जाएंगी अगर नहीं रोड शो करें। अभी तो वहां पे नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं प्रियंका गांधी। मोदी जी को भी नुक्कड़ सभाएं करनी चाहिए वहां अमेठी और रायबरेली में, तब जाकर के इज्जत बचेगी। बनारस में तो आप जीत जाओगे, लेकिन अमेठी और रायबरेली में क्या करोगे? तो उनको वहां ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनको समझ में आ गया है कि अब 10 साल विदाई का वक्त है, झोला बांध लो। इसलिए तरह तरह के इंटरव्यू भी देने लगे हैं ताकि लोगों के ध्यान में रहे कुछ कि भाई ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब सत्यनारायण स्वामी की पूजा भी करवा ले, क्योंकि आखिर में आदमी वही कर लेता है। अब शीतल प्रसाद बांट दीजिए हम लोगों को, हम लोग खा करके धन्य हो जाए कि प्रभु जय हो आप। गोदान होता है, गोदान किया जाता है, उसकी तैयारी है। मैं सबसे आखिरी गोदान नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि अभी आप कुछ और एक लाइन बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं, फिर मैं राशिद भाई से समाप्त करूंगा। प्लीज, अगर आपको कुछ उस पे जो हम जो मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि राम जी से चल के अब शिव और कृष्ण तक पहुंचे हैं, लेकिन उस हनुमान को कहाँ छोड़ा है जो कर्नाटक में उठाया था। हनुमान जी को तो भूल ही गए, सरदार पटेल को सब भूल गए, सरदार पटेल से शुरू करते थे, वो कहाँ चले गए। तो लोगों को ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि आज की जनता बेवकूफ है, सब दिखता है, सब याद रहता है। ये अलग बात है कि डर के मारे सामने नहीं बोलते। हम आप भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कैमरा बंद कीजिए फिर बात करेंगे, तो वो अपने आप में एक इशारा होता है। बिल्कुल राशिद सर, मैं इसलिए आपके पास आखिरी में है क्योंकि हम यूपी की बार बार बात करते हैं। कल उन्होंने जो कहा शून्य, अब वो शून्य तो मतलब कह दीजिए कि
क्या उसको क्या आप उसको एलोबरेट कीजिएगा, आपसे बेहतर, और उस पे मुझे एक शेर भी को सुना दीजिएगा हमारे दर्शकों को, तो बहुत आपके शुक्रगुजार होंगे कि जो मेरे भी मन में कुछ है, लेकिन फिर आप सुनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, प्लीज। संजीव भाई, मुझे प्रदीप भाई की बात से एक बात ये याद आ गई। जी अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी रूबिका लियाकत को गालिबन इंटरव्यू दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से कन्विंस हो गया हूं कि ईश्वर ने मुझे कुछ करने के लिए भेजा है। जी जी। और उसके आगे की लाइन उन्होंने 3-4 कही कि मुझे जब इतना सामर्थ और इतनी सलाहियतें दी हैं, मतलब वो अपने आप ही बता रहे हैं कि मुझे गालिबन ईश्वर के रूप में मान लीजिए आप। जी जी। अब बहरहाल मैं आपको 2-3 बातें कुछ और बताना चाह रहा था। 1-2 बात तो ये कह रहा चाह रहा था कि जिस बात पे हमारी बात चली थी बिस्वा साहब पर, मुझे बहुत टाइम पहले फेसबुक पर किसी आदमी ने लिखा या ट्विटर पे लिखा गालिबन कि इनका ही कोई बयान आया था कि राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक किया था कि ध्यान कुत्ते पर दिया था। तो एक तो मुझे इस आदमी की बात पे ये वाली बात मेरी अधूरी रह गई थी कि राहुल गांधी बिल्कुल सही थे कि अपना ध्यान कंसंट्रेशन जो था उनको अपने डॉगी पर था, इन पर नहीं दिया जिनकी बात चल रही थी। दूसरी बात, बिलाल भाई ने एक बात बताई, अभी मुझे बात याद आ गई कि वो पोस्चरिंग करना चाह रहे हैं, वो सर प्रदीप भाई ने भी बताई सर ने। वो कह रहे हैं 15% जो टोटल बजट है भारत का, कांग्रेस दरअसल मुसलमानों को देना चाह रही है। तो इंटरनेशनल मीडिया तो इनकी समझ में नहीं आता बिलाल भाई, ना ये पढ़ते अखबार, इनको पता ही नहीं कि अल जजीरा क्या छाप रहा है, CNN क्या छाप रहा है। इन्हें कोई बताने की हिम्मत कर नहीं सकता। इनके इर्द गिर्द के लोग तो जानते हैं अंग्रेजी, वो इन्हें बता नहीं सकते। बाकी तो इनका टेलीप्रॉम्प्टर जब बंद हो जाता है तो ये कहते हैं आवाज आ रहा है, तो इनका तो स्टाइल है ये। और दूसरी बात मैं कह रहा था कि योगी जी के बारे में जो आप कह रहे थे ना कि वो क्यों योगी जी को हटा के, योगी जी बुंदेलखंड में अभी 4 घंटे पहले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भेजो इन्हें। तो ऐसा नहीं है योगी जी ने अपनी पिच छोड़ दी है, वो तो योगी जी को तो दूसरी तरीके से बांधा जा रहा है, धनंजय बाहुबली या राजा भैया, वो तो एक दूसरा काम है अमित शाह का, वो अलग गेम है। अब मैं चौथी बात आखिरी ये कहना चाह रहा था सर, शेर तो मैं खैर क्या सुनाऊंगा, ये तमाम मंसूबे मुस्लिम जमात इनके दूर नहीं करेगी, वो तो बिल्कुल चुप बैठ गए, दीवार से लग गए। इनको तो भारत की अगुवाई करने वाला, हिंदुइज्म को मानने वाला मुसलमानों का बड़ा भाई, वो इनको सबक दे रहा है पूरे भारत में। किसी मुसलमान ने किसी के दरवाजे पे जाके निकाह के हमें बचा लो, असदुद्दीन ओवैसी तो अपने इलेक्शन में इन्वॉल्व है बेचारा, वरना वो बोल पड़ता, वो काम खराब करता है जल्दी से आके। लेकिन तमाम जो बागडोर है वो इस देश के बड़े भाइयों ने अपने हाथ में ले ली है और उन्होंने बता दिया है कि हमने देश में सबसे ज्यादा प्याऊ, सबसे ज्यादा धर्मशालाएं, सबसे ज्यादा अस्पताल जो बनाए हैं वो मुसलमान और हिंदू को देख के नहीं बनाए थे, हमने तो सिर्फ समाज के लिए बनाए थे, इंसानियत के लिए बनाए थे। और अब देश के अंदर जो राजनीति के अंदर जो एक गलाजत भर गई है उसको दूर करने का काम भी बड़े भाई यानी कि हिंदुइज्म को मानने वाले लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, जितना ये हिंदू मुसलमान करेंगे आप यकीन मानिए ये अय्यर वाला काम करेंगे जो अभी प्रदीप सर कह रहे थे, जो कांग्रेस का नुकसान करने वाले। मुझे एक जगह मैंने खुद लिख दिया कि अय्यर की टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। अय्यर साहब वैसे तो चुप रहते हैं लेकिन टाइमिंग के हिसाब से बखेड़ा करने आ जाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तमाम इलाज जो है ना, उनके बयानात आ रहे हैं और इसको अपर समाज खास करके जो वोट डालने नहीं जा रहा है, जो ठाकुर समाज नाराज है, जो ब्राह्मण नाराज है, वो इनको इस चुनाव के अंदर बता रहा है। और हालात ये हैं संजीव भाई कि आप जो आखिरी बात पूछ रहे हैं ना यहाँ पर पश्चिम में क्या हो रहा है, वहां सारे हालात पश्चिम जैसे पूरे देश के हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी सीट हम जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश मेरठ से मैं ताल्लुक रखता हूँ, श्री राम गोविल को लेकर आए, रामचंद्र जी का अवतार में लेकर आए। यहाँ के लोगों ने यही 14 में 19 में 24 में श्री गणेश किया, मोदी जी ने यहीं के लोगों ने वोट डालने श्री राम के रोल करने वाले के पास नहीं गए। अंदाजा यह है, और उनका बहिष्कार किया गया। तो अब वो मुसलमानों ने थोड़ी करा बहिष्कार, वो तो अपने ठेले में लग गए बेचारे, उनको कोई फुर्सत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा यार बहुत दिन बाद राजनीति कर लिया, अब ये बड़े भाई निमट लेंगे, और बड़े भाई अच्छी तरह से निमट रहे हैं। बस यही मुझे कहना था जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही शानदार चर्चा, एक बहुत ही सारगर्भित चर्चा के लिए प्रदीप सर आपका, धनंजय जी, अरुण दीक्षित साहब, राशिद भाई और बिलाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिस चर्चा में एक सीधे तौर पर निकलकर यही आता है कि मुट्ठी खुल चुकी है, और जो मुट्ठी जब खुल जाती है तो वो खाकी होती है। और ये चुनाव चूंकि जनता लड़ रही है, जनता जनार्दन सब समझती है और उससे कुछ छुपता नहीं है। भले ही आप हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करें, लेकिन वक्त जब
जनता के हाथों में होता है और वो चोट करती है तो उसकी जो गूंज है बहुत देर तक दूर तक होती है। तो देखिए 4 जून को नतीजे आएंगे, तब सारा कुछ साफ हो जाएगा। अभी जो दावे और प्रतिदावे हो रहे हैं, उन दावे या प्रतिदावों पर हम निश्चित तौर पर अपने दर्शकों के साथ न्याय करते रहेंगे। जरूर कुछ ना कुछ चर्चा, बेहतर चर्चा जो गोदी मीडिया नहीं करता है, वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आज इस चर्चा में इतना ही। हमारा अनुरोध कि हमारी ये जो आज की चर्चा है ये आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।